उड़ान तो भरना है, चाहे कितने भी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। स्टूडेंट्स, इसी बेस्ट थॉट के साथ आज हम कुछ अच्छी सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है? हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर, दैट इज सीबीएसई बोर्ड 2022-23। सुनते से ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो थी वो और ही ज़्यादा बढ़ गई कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कैसे कैसे इतना सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। हम तो थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें थ्योरी ही पढ़ना है, इतना सारा हम कैसे याद करेंगे। और जैसे ही हम हमारी बुक देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। कुछ टॉपिक्स हम देखते हैं कि डिलीट भी कर दिए गए हैं। देख के हमें खुशी होती है कि अरे ये टॉपिक तो डिलीट हो गया, हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। और कुछ टॉपिक्स को देख के हम देखते हैं कि अरे यार, इसमें अब शायद कुछ और नया ऐड किया है, हमें कुछ और पढ़ाने वाले हैं। हमारे जो पहले जो सीनियर्स थे जिन्होंने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस लिया, उन्होंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, हमें पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, ठीक है? तो अब आप परेशान मत होइए स्टूडेंट्स। धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से फॉलो करते रहें। साथ ही साथ अपने आंसर्स की फ्रेमवर्क, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऐसी फ्रेमिंग करें कि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हो, जिसे हम पढ़ के टॉप कर सके एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम देखेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। आइए हम देखते हैं उनके चैप्टर्स। पार्ट ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अब इसके अगर चैप्टर्स की हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी मार्किंग कितनी है, कितने मार्क्स का आने वाला है? सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही आने वाला है, दैट इज़ 12 मार्क्स का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेकंड चैप्टर हमारा था, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ टॉपिक्स को चैप्टर नंबर 1 में ऐड कर दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा वास्ट हो गया है, तो इस वजह से जो चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आएगा 12 मार्क्स का। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, और चैप्टर नंबर 3 है लेजिस्लेचर। इन दोनों से कितने मार्क्स का आने वाला है? 10 मार्क्स का, ठीक है। अब ये दो चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें से आएगा 10 मार्क्स का। फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से पढ़ेंगे और आने वाला है 12 मार्क्स का। समझते जाइएगा, धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा एग्जीक्यूटिव, और फिफ्थ चैप्टर है जुडिशियरी। तो ये दोनों चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है? 8 मार्क्स का। यहाँ तक क्लियर हुआ? चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, चैप्टर नंबर 1 में ही यहाँ पे मर्ज किया गया है। कौन सा चैप्टर? जो था हमारा राइट्स, यहाँ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आ रहा है 12 मार्क्स का। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज लेजिस्लेचर से 10 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस राइट से 12 मार्क्स का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और लेजिस्लेचर से 10 मार्क्स का, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी से 8 मार्क्स का। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा चैप्टर है 6, दैट इज फेडरलिज्म, और 7th है लोकल गवर्नमेंट्स। ये दोनों चैप्टर से 10 मार्क्स का आने वाले हैं, मतलब टोटल कितना हो गया? 40 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये जो चैप्टर्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, है ना। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम पर्पज़ से। आप एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए, वैसे तो हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना है आप सभी के अच्छे के लिए कि जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगी काफ़ी सारी चीज़ें, बट इसलिए क्योंकि ये पॉलिटी है ना, पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिलेट करती है।
और इसी वजह से बेसिक्स को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करें, बट जैसे ही हमारे एग्जाम्स आ जाएं तो आप सिर्फ फोकस करें इन चैप्टर्स पे जो टोटल हैं 7। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से आपके टोटल 40 मार्क्स का हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट बी, पॉलिटिकल थ्योरी। ये है हमारे बुक का नाम, ठीक है। यहाँ पे कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ये आएगा आपका 4 मार्क्स का। देन 9th और 10th चैप्टर जो है लिबर्टी और इक्वालिटी, यहाँ से टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है। देन जस्टिस एंड राइट्स, यह आपका आने वाला है 8 मार्क्स का। क्लियर हुआ है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट आइए, सिटीजनशिप और नेशनलिज्म से 10 मार्क्स और सेक्युलरिज्म से 8 मार्क्स का। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कौन से चैप्टर की मार्किंग है देखिए एक बार फिर से आप लोग। 4 मार्क्स, ये 2 चैप्टर मिला के 10, ये 2 चैप्टर मिला के 8। नेक्स्ट अगर हम आए तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म एक ही चैप्टर से सबसे ज़्यादा, वैसे मार्क्स तो 10 है देखिए, क्योंकि ये लिबर्टी और इक्वालिटी 10 मार्क्स, सिटीजनशिप और नेशनलिज्म 10 मार्क्स, बट एक ही चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो जो सेक्युलरिज्म है उससे 8 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे ये तो बहुत बोरिंग टाइप का लग रहा है कि ये तो हमारे सिलेबस में दिया ही हुआ है, हम खुद से देख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं और मैं आपको वो टॉपिक्स कैसे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है पार्ट ए का कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जैसे प्रीवियस क्लासेस में, अभी तो आपका न्यू सब्जेक्ट है, 11th क्लास है, पॉलिटिकल साइंस है, इससे पहले आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या और नया सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान, व्हाई क्यों और कैसे, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे फ्रीडम स्ट्रगलर ने इन पे मतलब ज़्यादा फोकस किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, कैसे ड्राफ्ट रेडी किया गया और फिर वेरियस सोर्सेज से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए, अब ये वाले तो टॉपिक क्लियर हुए, ये फर्स्ट चैप्टर के थे। जो मैं आपसे बोल रही थी कि कुछ टॉपिक मर्ज कर दिए गए हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, वैसे तो आपने पढ़े ही हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, बट हम इनको डिटेल डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक तो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। न्यू जो है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। हम अपना सिलेबस देखते हैं और वहाँ पे जब रेफरेंस दिए हुए हैं मटेरियल्स का, बुक्स का, तो वहाँ पे बताया गया है कि अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो रेफरेंस तो दिया हुआ है, लिंक भी दी हुई है जहाँ से हमें पढ़ना है, बट आप लोग टेंशन मत करिए, ये सारे अमेंडमेंट्स जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आए, ये है चैप्टर नंबर 2, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इलेक्शन का मतलब भी आप समझते होंगे, भले वोट देने ना जाते हो, लेकिन इलेक्शन अभी आपने किए हैं। कैसे? क्लास में मॉनिटर बनते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल बनाते हैं स्कूल में, तो इलेक्शंस होते हैं ना। तो उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस के बारे में क्या दिया गया है, इंडिया में कौन सी मेथड अडॉप्ट की जाती है इलेक्शंस के लिए, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें टॉपिक है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, देन इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि इलेक्शन के बाद ये जितनी भी सुधार किए गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे ईवीएम मशीन आई है, काफ़ी सारी चेंजेस हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स यहाँ से एलिमिनेट किए गए हैं, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं,
लेकिन देखिए हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर में, हमारी बुक में जो भी दिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो पाए और फिर आगे जाके आपको जो भी करना है अपने फ्यूचर में, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मतलब कि यूपीएससी करना है, ये सभी एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अभी से आपका बेस इतना स्ट्रांग कर दिया जाएगा कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम आए तो आपको इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 दैट इज लेजिस्लेचर। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें से एक है लेजिस्लेचर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है हमें, यूनिकैमरल बाईकैमरल लेजिस्लेचर, फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ज़रूरत तो है और पार्लियामेंट है भी। अब अगर पार्लियामेंट है तो उसके कैसे कैसे फंक्शंस हैं, क्या पावर हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज़, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, यहाँ तक आपके कुछ टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, फिर से हम वही करते हैं बुक में, जैसे स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, इसके रेफरेंस भी दिए हुए हैं, बट इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब भी हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, ये हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी, ये सब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्जीक्यूटिव में। आगे बढ़े, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, देखिए भले बोर हो रहे हैं बट अगर एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं तो आप ध्यान से सुनिए कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, और फिर ध्यान से सुनना जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जुडिशियरी। काफ़ी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं जुडिशियरी को लेके कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी है, फिर इनका फंक्शन क्या क्या है, कैसे इंटीग्रेटेड हैं, एक साथ वर्क करते हैं ना, तो कैसे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम सभी जानते हैं कि जो जुडिशरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में वो इंडिपेंडेंट है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी था इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस से थोड़ा सा साइड होके। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी की बात करूँ मैं अगर, तो कैसी है, यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे है हाई कोर्ट और यहाँ पे आ जाते हैं लोअर कोर्ट। तो ऐसा कुछ पिरामिडियल स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। ये क्यों है, कैसे है, अब ये स्ट्रक्चर देख के आपके माइंड में फिर से क्वेश्चंस आने लगे होंगे। पिरामिडियल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे जैसे टॉप पे जाएंगे तो जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की कम होती जाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक है, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में है और लोअर कोर्ट तो बहुत सारे। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है जुडिशरी का, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, ये कुछ टॉपिक्स हैं। जुडिशियल ओवररीच ऐसे ये हमें बुक में नहीं दिए गए हैं, इनका भी रेफरेंस मटेरियल सिलेबस में है, इसमें बताया भी गया इनके बारे में, बट आप टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आए हम, अब चैप्टर नंबर 6 है फेडरलिज्म। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। कैसा है हमारे यहाँ पे क्वासी फेडरलिज्म है ना, तो कैसे इवोल्यूशन हुई, ग्रोथ हुआ, ये देखेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं लोकल गवर्नमेंट पे। देखिए हम डिस्कस तो करेंगे, साथ ही साथ आपको पढ़ने भी हैं ये सारे टॉपिक। हमने मार्क्स देखे कि सभी से आने वाले हैं, तो अब देखिए लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें तो वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट क्या होती हैं, पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत होती हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लोकल गवर्नमेंट की नीड क्यों है ये हम समझेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के साथ। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, किस तरीके से इंडिया में लोकल गवर्नमेंट की ग्रोथ हुई ये देखेंगे।
73rd एंड 74th। ये देखिए बच्चों, ये दोनों अमेंडमेंट्स थे जिसके थ्रू, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे और फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ये अमेंडमेंट्स करके। ये हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स कैसे वर्क करती है, इनके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इनके सामने, ये इसमें पढ़ना है हमको। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। ठीक है, पार्ट बी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। चैप्टर नंबर 8 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अब देखिए, पार्ट ए में तो आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कैसे है, क्या ज़रूरी है, लोकल गवर्नमेंट्स, ऐसे तरह तरह के चैप्टर्स हमने पढ़े। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, हम इसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वैसे सभी लोग बहुत करते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट्स हो। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स होती क्या है एक्चुअल में। पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखिए, आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है इसे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स से रिलेट मत करिएगा। हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखा हमने। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी की, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, दैट इज लिबर्टी। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 में जब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उसमें हम लिबर्टी और फ्रीडम भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मर्ज कर दिए गए। वहाँ हम देखते हैं कि जो लिबर्टी है या फ्रीडम है उसके बीच में और लगा हुआ है, OR और। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, तो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना कि अब ये कैसे डिफरेंस है, ये देखेंगे। निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब तो आप सभी समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज इक्वालिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड हाउ वी कैन प्रमोट इक्वालिटी। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। इसमें हम देखेंगे जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, जस्टिस के कौन से डिफरेंट डायमेंशंस है, ये हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, राइट्स, अभी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 1 में तो थोड़ा सा ही हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हम देखेंगे व्हाट आर राइट्स, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, राइट्स कहाँ से आए हैं, लीगल राइट्स एंड द स्टेट, काइंड्स ऑफ राइट्स और ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हम बहुत सुनते हैं, है ना, कि हमारा मानव अधिकार है ये, इसका आप उल्लंघन मत करिए तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स कौन से हैं, क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स, ये डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 13, दैट इज सिटीजनशिप, जो हम सभी को मिली हुई है, बट किसे नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है ना, डिस्कस करेंगे हम। व्हाट इज सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता कहते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ में सिटीजनशिप को लेके काफ़ी सारे बवाल भी मचे, काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड। तो अब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, है ना, उस टाइम पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार नागरिकता की बात कर रहे हैं, क्या होती है, कैसे होती है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज सिटीजनशिप, सिटीजन एंड सिटीजनशिप, नागरिक और नागरिकता, ठीक है, सिटीजन एंड नेशन, और हम देखेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 14, नेशनलिज्म। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेशंस एंड नेशनलिज्म, वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। इसमें बहुत ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेशनलिज्म मतलब यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी स्टूडेंट ISM आ रहा है, मतलब उसका होता है वाद, तो ऐसे समझ लीजिए राष्ट्रवाद। ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 में। वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म देखेंगे, नेशनलिज्म क्या है, प्लूरलिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर नंबर 15 है, दैट इज सेक्युलरिज्म।
सेक्युलरिज्म से लेके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आप लोग सब बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं सेक्युलरिज्म से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट क्या होता है, द वेस्टर्न एंड द इंडियन पर्सपेक्टिव्स टू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को लेके वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, और इंडियन सेक्युलरिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं ये डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में दिए हैं तो आपको भी पढ़ने हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, इन सबको ही आपको पढ़ना है, डिस्कस करना है, समझना है, याद करना है। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इसे हम प्रैक्टिकल वे में भी पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। अभी तो हमने ये चैप्टर्स डिस्कस किए, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा प्लस 20 मार्क्स के आपके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स रहेंगे, ठीक है। अब जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे बता रहे हैं 80, अब ये स्कोर हमें इसमें से कितने करने हैं ये हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये मेहनत कैसे होगी, हम भी मेहनत करेंगे आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, काफ़ी अच्छे से समझाने की, एक प्रैक्टिकल वे में हम थ्योरी को कैसे पढ़ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और बिल्कुल पढ़ाऊंगी भी। और ये सिलेबस को आपको काफ़ी अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। एक यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस मैं ये देना चाहती हूँ कि देखिए, हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से हम ले सकते हैं, उन चैप्टर्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। दूसरी एडवाइस ये है कि अभी जब तक एग्ज़ाम का एग्जैक्ट हमें ये नहीं डिसाइड हो जाता कि अब एग्ज़ाम है, तब तक आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, एग्ज़ाम के टाइम पे फोकस करें जो सिर्फ हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उसका रीज़न क्या था कि हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, एज वेल एज ग्राफ पे जितना ज़्यादा वर्क करेंगे आप, कोई भी थ्योरी आई उसमें जितने ग्राफ्स आप बना सकते हैं, मैं सिखाऊंगी आपको कैसे ग्राफ्स बनाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि ग्राफ के फॉर्म में इन्हें पढ़ें अच्छे से। अब अगर हम बात करें तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखना है। एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी, ये सब हमें देखने वाले हैं, परखने वाले हैं इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आप फोकस कीजिए कि मैंने जो जो आपको बताया, कौन सी सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि हम मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से स्कोर कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो भले ही टॉपिक कुछ डिलीट हुए हैं, बट उन्हें आप ये सोच के पढ़िए कि ये आगे हमें काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। और एट लास्ट, आप ग्राफ पे सबसे ज़्यादा वर्क करें, जितना ज़्यादा हो आंसर्स को ग्राफ में फॉर्मेटिंग करें और काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस किया हमारा क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ओवरव्यू किया हमने कोर्स स्ट्रक्चर देखा, एज वेल एज हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी आपने देखा, और हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ाने वाले हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, बट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तक समझेंगे काफ़ी अच्छे से, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। एज वेल एज जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनका रेफरेंस मटेरियल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, वो तो है आपके पास, बट उसे और कितने अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ और प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। आई होप जो भी हमने आज डिस्कस किया सिलेबस से रिलेटेड वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात ये आती है कि जब हमने इतना अच्छा सिलेबस डिस्कस किया तो आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस भी मिलने वाले हैं, ठीक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड। तो और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।